हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम श्रीवास्तव आज आपके लिए नई यूनिट लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो समझते हैं सबसे पहले करंट होती क्या है। करंट तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट क्या होती है, आपका चार्ज का जो फ्लो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये लिया है कोई एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है। आपको पता है कंडक्टिंग वायर में क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ मात्रा में हमारे पास इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कंडक्टिंग वायर पर एक क्या कर देता हूँ, बैटरी से अटैच करता हूँ। जब मैं इसे बैटरी से अटैच करता हूँ, ये इसका माइनस टर्मिनल है, ये इसका प्लस टर्मिनल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस। और ये माइनस माइनस ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो मेरे क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। पर मेरे पास करंट की जो डायरेक्शन होती है, आपको क्या पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है बैटरी में, प्लस से अवे होती है और माइनस के क्या होती है, टुवर्ड्स होती है। यानी कि करंट की डायरेक्शन तो मेरे पास ये है, पर मेरे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो देखिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बैटरी के अकॉर्डिंग। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस चार्ज से क्या होती है, अवे होती है, और माइनस के क्या होती है, टुवर्ड्स होती है। यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी क्या है, ये है। तो आप देख रहे हो यहाँ से हमारे पास जो करंट जो है वो क्या है, आपका Q अपॉन T के बराबर है, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, आपको पता है, एम्पियर। अगर हम बताते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है आपकी करंट जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अब हम इसको अदिश राशि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको देखो, इसमें हमारे पास करंट स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। पर यहाँ पर देखो हमारे पास करंट की डायरेक्शन तो है, पर फिर भी मैं इसको स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हमने प्रेशर डिस्कस करा था, आपको पता है जब मैंने प्रेशर बताया तो प्रेशर भी क्या होती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर की भी डायरेक्शन होती है, हमेशा सरफेस के कैसा लगता है, नॉर्मल लगता है। तो यहाँ पर जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसके अंदर डायरेक्शन होनी चाहिए, तीसरी बात क्या है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पर हमारे पास ये जो है, आप देखो हमारे पास करंट जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए मैं करंट को क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी करंट डेंसिटी की। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी है क्या, नेक्स्ट डिस्कस करता हूं आपसे करंट डेंसिटी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में धारा घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, आपको पता है जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां पर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैंने कहा है मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो मेरे पास क्या है, वहां पर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम कंडक्टिंग वायर में कहीं पर भी एक क्या कर लेते हैं, एक सरकमफेरेंस एरिया क्या कर लेते हैं, एरिया कंसीडर कर लेते हैं, और उसमें मैं ये देखता हूँ आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके फ्लो कर रहे हैं या कितनी अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू पास कर रही है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके धारा घनत्व बोलते हैं। धारा घनत्व को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं हम जे से। जे बराबर होता है आपका I अपॉन ए के बराबर।
आपको पता है ए जो है यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ए जो है वो आपका एरिया वेक्टर को डिनोट करता है, और एरिया वेक्टर हमेशा कैसा लगता है आपके सरफेस के, कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो यानी कि मेरे पास करंट डेंसिटी जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, सदिश राशि हो गई, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, आपको पता है कि जितनी हमारे पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में मेरे पास एरिया वेक्टर होगा, तो मेरे पास एरिया वेक्टर मैंने कहा है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मेरे पास अप्लाइड जो डायरेक्शन होगी धारा घनत्व की, वो क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो आप देखो यहाँ से कि आपने ये धारा घनत्व जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, या कितने अमाउंट ऑफ आपने वोल्टेज जो है वो अप्लाई करा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो जे जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ जिसे मैं बोल रहा हूँ सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, सिग्मा आपका रिप्रेजेंट करता है आपका कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस को, मतलब पदार्थ की चालकता को। आपको पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी। आगे हम डिस्कस करेंगे आपका रेजिस्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही रेजिस्टिविटी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये होती है आपकी करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे कि अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक सर्कल पर मूव कर रहा है, तो वो कितने अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कितना लेता है, हमें ये बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम करंट एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कहा है मेरे पास ये एक कोई वेग क्या है आपका, एक कक्षीय है, कक्षीय वेग, और यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना है ये कितने अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, ये बताना है, ठीक है। अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमने कहा है ये कितनी करंट प्रोड्यूस करेगा, हमें ये बताना है। आपको करंट की वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे, हमने बताया था Q बराबर क्या होता था, I इंटू टी के बराबर। अब मेरे पास क्या है, Q यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज, तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ। ये हो गया आपका टाइम। आपको पता है नेक्स्ट, अगर हमें पता है, आपको पता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा की समय, ठीक है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर मैं टाइम पर निकाल रहा हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा सरकमफेरेंस पर मूव करके उसी पोजीशन पर आ रहा है, तो मैं कहूंगा कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2πr के बराबर। और कितनी वेलोसिटी थी इसकी, v वेलोसिटी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से t को मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड के इक्वल लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी की वैल्यू पुट करो, 2πr/v। तो यहाँ से I जो है वो कितना आ जाएगा आपका, EV/2πr। यही क्या है आपकी करंट की डायरेक्शन, करंट का। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट डिस्कस करता हूं आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपके अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास ये है कोई एक कंडक्टिंग वायर, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। कोई किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई v1 वेलोसिटी से, कोई v2 वेलोसिटी से, कोई अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मेरे पास जो इन इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, आपके अप्लाइड जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ
एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन is known as drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे भाई, देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं वो आपके v इंटू डी से करते हैं। डी क्या है यहाँ पर सफिक्स में लगा हुआ। अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा है कि मेरे पास कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसको मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहा हूँ कैपिटल ए। मैंने कहा है कि स्मॉल n जो है, मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, देखिएगा स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो कितने वॉल्यूम पर प्रेजेंट है। वॉल्यूम को मैंने ब्रेक करके लिख लिया एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आए आपके, देखो भाई यहाँ से n बराबर n a l के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, q बराबर i t के पास जाते हैं, q बराबर i इंटू। एक और फॉर्मूला हमने बताया, तो आपको कौन सा बताया था, q बराबर n इंटू ई। तो कौन सा वाला अप्लाई करेंगे भाई हम यहाँ पर कौन सा वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, दूसरा वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने गिवन है, NaL के बराबर। तो यहाँ से Q बराबर आपका क्या आ गया, NaL इंटू ई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा। तो आप क्या करो, इसको पार्शियल फॉर्म में लिख लो। पार्शियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dq बराबर NaDL इंटू ई, ठीक है। अब हम यहाँ पर पार्शियल फॉर्म में मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी करने के लिए मुझे डिस्टेंस तो मिल गई है, टाइम और मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर dt से इधर डिवाइड कर रहा हूँ, dt से इधर डिवाइड कर रहा हूँ, ये बन गई मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका ये क्या हो जाएगा, I, ये क्या हो जाएगा NEA, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके VD के बराबर। तो यहाँ से आपका I बराबर NEA VD, ये याद रखना है भाई, भूल नहीं जाना है सभी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया आपका I अपॉन NEA, ठीक है। या आप इसको किस में लिखना चाहते हो, करंट डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, VD बराबर J बराबर बताया हमने I अपॉन E, तो ये कितना हो जाएगा, J अपॉन NE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी किस पर डिपेंड करती है, करंट पर डिपेंड करती है। करंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और आपके एरिया की जो है वो क्या है, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती, बताओ भाई। कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर कोई कंडक्टर की लेंथ का टर्म है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, VD जो है वो क्या कह सकता हूँ, डज नॉट डिपेंड ऑन कंडक्टर लेंथ। अब आप कहोगे सर यहाँ पर n की वैल्यू रख के देखो, L का टर्म आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। देखो यहाँ से हमने क्या बताया था, n बराबर कैपिटल N अपॉन एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ से L का टर्म आ जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ से VD डिपेंड तो कर रहा है, पर अगर हम बात करते हैं ये जो n जो होगी ये आपकी हमेशा गिवन होगी आपकी एक न्यूमेरिकल फॉर्म, मतलब ये कहेगा कि आपके 1 मीटर क्यूब पर, कितने मीटर क्यूब पर, 1 मीटर क्यूब पर आपके कह देगा 10 टू की पावर 29 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो यहाँ पर क्या है आपके, ये हमेशा क्या ले लेगा, आपकी यूनिट क्वांटिटी ले लेगा। तो यहाँ पर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस करता हूं आपसे मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं आपकी गतिशीलता। गतिशीलता कहने का मतलब क्या है आपका, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कितनी उसके पास, मतलब आवेश की जो बहने की जो क्षमता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास मोबिलिटी बोलते हैं।
मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर बोलते हैं। अगर मैं मोबिलिटी को मैं सिग्मा से या म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, म्यू बराबर आपका होता है ये वीडी अपॉन ई के बराबर। मतलब आपने जब यहाँ पर ये क्या था, मेरे पास एक कंडक्टिंग लेंथ था, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग लेंथ था तो मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये थी और वीडी की डायरेक्शन ये थी। तो वीडी क्या कर रहा है, आपका अपोज कर रहा है किसके, इलेक्ट्रॉन का। अगर मैंने कहा है कि मेरे पास एक यूनिट इलेक्ट्रॉन फील्ड पर, कितने यूनिट इलेक्ट्रॉन फील्ड पर, एक यूनिट इलेक्ट्रॉन फील्ड पर जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपका मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ये हो गया आपका मोबिलिटी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आया देखिए। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि मेरे पास ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसकी अगर मैं फिजिकल स्टेट को मतलब चेंज नहीं करता हूं, मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर remain same, then voltage applied across conductor directly proportional to current थ्रू इट। जितनी मात्रा में उसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, मैंने कहा है यहाँ पर मैं वोल्टेज अप्लाई कितना कर रहा हूँ, वी वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास फिजिकल स्टेट उसकी सेम रहेंगी, फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट क्या होती है, आपकी भौतिक अवस्थाएं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपकी विस्कोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपकी क्या होती है, आपकी फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। ये है आपकी फिजिकल स्टेट। अगर मैंने कहा है ये फिजिकल स्टेट जो है वो आपकी सेम है, तो आपका जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो देखिएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ, क्या लगाता हूँ, एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस। एक नया टर्म निकल कर आया है आपके पास, रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है आपका, जितने अगर प्रतिरोध का है एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर मैं बात करता हूँ, सपोज दैट मैंने कहा है एक है आपके पास ये रेजिस्टेंस, एक है आपके पास ये रेजिस्टेंस है, मैंने सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें 10 एम्पियर की इसमें धारा फ्लो करवाई है, 10 एम्पियर की धारा इसमें फ्लो करवाई, तो बताओ किस में से जल्दी फ्लो कर जाएगा, नीचे वाले में से। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल है, बैरियर जो है वो क्या है, कम है, तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, मेरे पास कम है, तो यानी कि मेरे पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, विरोध करता है किसका, करंट के फ्लो का, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ से R बराबर क्या हो गया, यहाँ से आपका V अपॉन I। तो देखिएगा मेरे पास R बराबर V अपॉन I आ गया, ठीक है। अगर हमने वहां पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी तब हमने क्या लिखा था, आपका वहां पर लिखा था E बराबर माइनस का dV अपॉन dr, या मैं इसको लिख सकता हूँ V अपॉन L, dl क्या, dr क्या है, लेंथ ही तो है। तो मेरे पास V बराबर यहाँ से क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के बराबर। अब मुझे I की वैल्यू और चाहिए, हमने बताया था I बराबर क्या होता है, NEA VD के बराबर, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर R के टर्म में रखने जा रहा हूँ। इसको रखने से पहले आप VT क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, उसको एक कांस्टेंट टर्म में लाओ। हम क्या करेंगे, VT क्या होता था आपके पास, एवरेज वेलोसिटी होती थी। मैंने कहा है कि मेरे पास जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब मैं करंट फ्लो नहीं करवा रहा हूँ तब इनकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, और फाइनल वेलोसिटी मैंने कहा हो जाता है V।
और फाइनल वेलोसिटी एवरेज के लिए क्या करूंगा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया आपके पास Vd की वैल्यू। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, सपोज दैट मैंने कहा है यहाँ से F बराबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगता है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितना हो जाएगा E इंटू ई के बराबर। न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर m इंटू ए, तो यहाँ से A बराबर आपका आ गया ई अपॉन स्मॉल। हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला भाई, क्यों, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास v बराबर क्या होता है u प्लस का at, ये तो होता है भाई, ठीक है। v क्या है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो भाई उसकी 0 है, और एक्सेलरेशन मैंने यहाँ से निकाल लिया ये ई अपॉन एम के, और t क्या है यहाँ पर टाइम, और टाइम को मैं यहाँ पर एक नया टर्म डिनोट कर रहा हूँ यहाँ से टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर, ये टाउ रिप्रेजेंट करता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, क्या, किस टाइम को, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं आपका श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति, श्रांति काल क्या होता है। अगर मेरे पास ये क्या होता है आपका जो टाइम इंटरवल होता है आपके 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में सक्सेसिव टाइम जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। सपोज दैट मैंने कहा है मेरे पास ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो इनको कोलाइड करने से पहले जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, टाउ से डिनोट कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ से Vd बराबर क्या निकल कर आया आपका, Vd बराबर यहाँ से V बराबर V की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो Vd की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हम पुट करते हैं वैल्यू, तो ये कितना आ गया आपका ई अपॉन 2m इंटू टाउ, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से हमारे पास Vd की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करो, करंट की वैल्यू में यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका NEA, ये कितना हो जाएगा आपका ई अपॉन 2m इंटू टाउ, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर R की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देखिएगा, तो R की वैल्यू मेरे पास यहाँ से I की वैल्यू भी आ गई और V की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ पर हमने क्या रखा है E इंटू लेंथ, ठीक है, और हमारे पास I की वैल्यू कितनी थी, NEA ई टाउ अपॉन 2m, 2m कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आप देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से आपका R बराबर क्या आ गया आपका 2ml, या आप इसको स्मॉल n लिख लो, स्टैंडर्ड नोटेशन, ये कितना हो जाए आपका NEA, ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, टाउ क्या है, कांस्टेंट है, श्रांति काल जितना टाइम लगेगा, ठीक है, और आपका n क्या है, ये भी कांस्टेंट है, मास क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो r जो है वो किस पर डिपेंड करा, लेंथ, और r जो है वो किस पर डिपेंड करा, आपके एरिया पर, देखो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, आपको पता है r बराबर क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड करूंगा जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, यही होता है आपका रो L अपॉन A, और जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो को हम क्या बोलते हैं, आपकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आपकी रेजिस्टेंस को ज्यादा करने की और करंट को कम करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रतिरोधकता बोलते हैं इसे। रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। अगर हम यूनिट की बात कर लेते हैं इसके, मुझे रो की यूनिट चाहिए, तो रो की यूनिट के लिए मैंने क्या लिख लिया, RA अपॉन L, एरिया की क्या हो जाएगी आपकी L स्क्वायर, एक L से एक L कट जाएगा, तो यहाँ से R का क्या हो जाएगा ओम, और ये क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि इसकी यूनिट जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, ओम इंटू मीटर, ये आपकी आ गई रेजिस्टिविटी की, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, मतलब डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर आपके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है, हम उसे देखते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस जो है आपका क्या है, RT बराबर R0 1 प्लस का अल्फा इंटू टी, ये आप याद रखिएगा जब भी आपको टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी दे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर T क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में,
जब हम यहाँ पर t को रखेंगे वैल्यू, तो मेरे पास RT की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका अल्फा क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। मतलब मेरे पास यहाँ से दो केस बनने वाले हैं। जब मेरे पास अल्फा बराबर होगा पॉजिटिव, जब मेरे पास अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू कुछ ऐड ऑन होकर आएगी, तो यहाँ से RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जब अल्फा पॉजिटिव होगा तो मेरे पास टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैंने कहा है अल्फा निगेटिव है, अगर मेरे पास अल्फा निगेटिव है तो मेरे पास टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी निगेटिव। तो यानी कि आपके आर नॉट क्या है यहाँ पर 0 डिग्री से, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर आपका कितना रेजिस्टेंस है, वो है आर नॉट। ठीक है, आपको पता है अल्फा पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, 0। अल्फा जो 0 होता है आपका, एक होते हैं आपके इनवर और विस्मित मटेरियल जो होते हैं, जिनके हम निकेल एलॉय में यूज करे जाते हैं, उसके लिए क्या होता है, मेरे पास अल्फा क्या होता है, 0 होता है। उनके लिए आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, ये क्या है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं आपसे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं ग्रुपिंग की बात करता हूं तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं आपके। कौन कौन से, एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, एक होता है आपके पास कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके समांतर क्रम। ठीक है, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाता हूं रेजिस्टेंस को तो मैं कैसे लगाऊंगा, ये मतलब इसका जो हेड होगा वो इसके क्या होगा, टेल से जुड़ा होगा। यहाँ पर मैंने कहा है कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 रेजिस्टेंस मान लो, कितने भी मान लो। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, आपके 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस लगे होने चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या करा, इसे कुछ बैटरी से अप्लाई कर दिया, यहाँ पर V वोल्टेज की मैंने अप्लाई कर दी, तो यहाँ से करंट जो करेगी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो सेम करेगी। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या है, करंट क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, प्रत्येक रजिस्टर में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और वोल्टेज ड्रॉप मैंने कहा है यहाँ पर V1 हो रहा है, यहाँ पर V2 हो रहा है, तो यहाँ से V बराबर आपका क्या आ गया, V1 प्लस का V2। तो यहाँ से आपका V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर I1। I1 किसके बराबर है, आपके करंट की तो बराबर है, इतने I के बराबर है। तो यानी कि I इंटू R1 प्लस का I इंटू R2। यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया है वो कितना आया है, आपका R1 प्लस का R2। ऐसी बहुत सारे रेजिस्टेंस होते तो क्या कर देते हैं, हम डायरेक्ट एड ऑन कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं आपसे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस मैंने कहा है ये ऐसे करके लगे हुए। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका वोल्टेज जो है वो क्या होता है, प्रत्येक रेजिस्टर में क्या होगा, सेम ड्रॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर मैंने क्या करा है, करंट की डायरेक्शन फ्लो करवाई है, और करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से आप देखो I जो है वो आपका किस चीज का समीशन है, I बराबर है आपका I1 प्लस का I2 प्लस का I3 के बराबर। अगर आपका V बराबर IR है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ से V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज क्या है आपका, सेम ड्रॉप है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, V अपॉन R2 प्लस का V अपॉन R3। तो यहाँ से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, इसका ऐसे करके ऐड ऑन करेंगे। जब हमने आपको कैपेसिटेंस पढ़ाया था तो वो इसका क्या था भाई, अपोजिट था। क्योंकि देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, आपको चार्ज को स्टोर करता है, मतलब क्या करता है, आपके चार्ज को स्टोर करेगा। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, चार्ज या करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं।
ठीक है।